जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से डीआरडीओ सेप्टेम के एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखेंगे साथी? डीआरडीओ सेप्टेम का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आपका सेकंड लास्ट डे का आज एग्ज़ाम था, उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो एनालिसिस देखने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों का कल एग्ज़ाम है, उनको ऐसा न लगे कि हमारे लिए एनालिसिस नहीं लाए, तो सभी के लिए इस तरह आज एनालिसिस लाए हैं। जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। आप अच्छे से क्लास को देखेंगे और अच्छे से पेपर देंगे, क्योंकि कोई पेपर टफ नहीं आ रहा है। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे, ताकि जिन भी साथियों का आपके एग्ज़ाम रह गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्लास पहुँचाएँगे, क्योंकि ये क्लास उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज है साथी 19 मार्च। आज 19 मार्च है। आज 19 मार्च की सभी शिफ्टों का हम एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे और डीआरडीओ सेप्टेम के एग्ज़ाम का एनालिसिस हम देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, इनका साथी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आने वाले दिन में, यानी कि कल के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी, किस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। साथी, आपको यानी कि हम सभी को लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, क्योंकि लास्ट दिन कुछ ही दिनों का एग्ज़ाम रह गया है। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है साथी? तो ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला है जो कहता है कि साथी हम देख लेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथी, आज के पहले क्वेश्चन में कह रहा है, कैल्शियम किस विटामिन में पाया जाता है। इस तरह से आज क्वेश्चन आया था। कह रहा है साथी, कैल्शियम किस विटामिन में पाया जाता है। तो आप सभी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। ठीक है? तो कह रहा है कैल्शियम किस विटामिन में पाया जाता है। साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथी, जो आपका विटामिन डी होता है, क्या होता है? जो विटामिन डी होता है, इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इसको, विटामिन डी को। इसको याद रखेंगे, जो कैल्शियम होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है? तो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में, यानी कि स्वस्थ हड्डियाँ रखने में, दांतों को भी मजबूत रखने में ये सहायक होता है। ठीक है? इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कैल्शियम के यदि स्रोत की बात कर लें, तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत साथी दूध माना जाता है। क्या माना जाता है? कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध माना जाता है। इनमें क्या होता है? हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, दांत भी आपके मजबूत रहेंगे। और बात करें विटामिन डी की, तो साथी ये सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? तो याद रखेंगे, ये सन से प्राप्त होता है। इसीलिए विटामिन डी को हम सनशाइन का विटामिन कहते हैं। किसका साथी? सनशाइन का विटामिन कहते हैं। ये सूर्य से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विटामिन डी को सनशाइन का विटामिन कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा बात करें, बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इससे एक रोग होता है जिसे रिकेट्स के नाम से जानते हैं। जो साथी रिकेट्स रोग होता है, ये आपका बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, या फिर कुपोषण कहते हैं इसी को, जब बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रिकेट्स रोग कहते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखेंगे, ये तो बात थी बच्चों की, लेकिन बात करें वयस्कों में, यानी कि हमारी तुम्हारी उम्र के विद्यार्थियों में, यानी कि बड़े लोगों में जो 18 साल की उम्र के हैं, तो उनमें एक रोग होता है इसकी कमी से, जिसे हम ऑस्टियोमलेसिस के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोमलेसिस, या फिर इसी को ऑस्टियोमलेसिया भी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑस्टियोमलेसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। जो वयस्कों में रोग होता है विटामिन डी की कमी से, वो क्या होता है? आपका ऑस्टियोमलेसिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन डी को सनशाइन का विटामिन कहते हैं, और साथ ही विटामिन डी हड्डियाँ और दांतों को मजबूत रखने में सहायक होता है। ठीक है? इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, बात करें साथी विटामिन की, तो याद रखेंगे, जो विटामिन थे इनका आविष्कार कह सकते हैं, या फिर खोज कह सकते हैं। ठीक है? आविष्कार यहाँ पर सही नहीं रहेगा, लेकिन आप खोज कह सकते हैं। ठीक है? विटामिन की खोज की बात करें साथी, तो विटामिन की खोज की थी साथी कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक थे। 1912 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन जो है, इनका आविष्कार या खोज किसने की थी? तो कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक थे। 1912 में होती है। बात करें विटामिन की, तो ये साथी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये एक ऐसे यौगिक होते हैं जो सहायक आहार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट करके रखेंगे। जो साथी विटामिन होते हैं इनको सहायक आहार के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक पॉइंट और लिख लेंगे, जो विटामिन होते हैं इनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, ये याद रखेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखेंगे, जो विटामिन होते हैं इनसे आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है लेकिन सहायक आहार के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन की खोज कैसिमर फंक एक प्रकार के एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा था, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहा है एक उड़ते हुए हवाई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है। तो याद रखेंगे, जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसमें क्या होती है, गति करता है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कैसी? गतिज ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब हवाई जहाज गति करता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इसके अलावा याद रखेंगे गतिज ऊर्जा के साथ साथ इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। कैसी? तो याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा भी होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि उसमें व्यक्ति बैठा होता है तो स्थितिज ऊर्जा के कारण ही बैठा होता है। इसके अलावा बात करें हवाई जहाज की खोज की, तो याद रखेंगे इसकी खोज का श्रेय जाता है एरविल राइट और विल्बर राइट नामक दो वैज्ञानिक, जो आपके दो भाई थे साथी, एरविल राइट और विल्बर राइट, दो वैज्ञानिक थे। इनको ही हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें हवाई जहाज की, एरोप्लेन की साथी बात करें तो एरोप्लेन में के जो पहिए होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस? तो याद रखेंगे हीलियम गैस भरी होती है। साथी क्यों भरी जाती है? तो ये हवाई जहाज को उड़ाने में सहायक होती है, क्योंकि हीलियम जो होता है ये सबसे हल्की गैस होती है। और ये हीलियम का देखा होगा आपने, गुब्बारा उड़ते आसमान में ऊपर चले जाते हैं, इसी प्रकार से हवाई जहाज को उड़ाने में सहायक होती है, इसीलिए हम हीलियम गैस को भरते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, कह रहा था संविधान के अनुच्छेद 16 में किसका उल्लेख मिलता है। क्या कह रहा था साथी? तो याद रखेंगे जो संविधान का अनुच्छेद 16 है इसमें किसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे इसमें जब राज्य के अधीन किसी भी पद पर अवसर की समानता, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राज्य में यदि कोई पद है, आपको वैकेंसी है, उसमें अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है। इसी को साथी हम लोक नियोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की बात की गई है। क्या होता है साथी इसमें? तो याद रखेंगे राज्य के अधीन जब किसी पद पर नियोजन या फिर उसकी नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। देखो कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी नागरिक होगा जो राज्य आपके नौकरी देगा या फिर कुछ भी देगा तो उससे संबंधित जो समान अवसर दिए जाएंगे वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका लोक नियोजन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 16 का संबंध किससे हो जाएगा? लोक नियोजन से हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। और ये एक मौलिक अधिकार भी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी। साथी ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, कह रहा था जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसी से संबंधित क्वेश्चन है था। तो याद रखेंगे जो सुकन्या समृद्धि योजना थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि साथी जो आपकी ये सुकन्या समृद्धि योजना थी, इसी योजना को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक अभियान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी अभियान को किस नाम से जानते हैं? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जानते हैं। इसकी शुरुआत साथी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? तो याद रखेंगे 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। बात करें साथी कहाँ पर होती है? तो याद रखेंगे पानीपत हरियाणा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पानीपत हरियाणा में इस योजना की शुरुआत होती, सुकन्या समृद्धि योजना की। बात करें साथी इसका लक्ष्य क्या था, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखने इस योजना के तहत, इस योजना का जो उद्देश्य था, तो इस योजना के तहत माता पिता को उनकी बेटी की भावी शिक्षा, यानी कि माता पिता उनकी शिक्षा दिलवाएंगे तथा उनके विवाह में खर्च के लिए जो कोष होगा, भारत सरकार के द्वारा एक कोष होगा, उसको बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो माता पिता होंगे वो भारत सरकार की तरह ही रुपए बचाकर उसकी बच्ची को अपनी शिक्षा दिलवाएंगे, उसके विवाह के खर्च हेतु क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे कोष बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें आपको सरकार भी आर्थिक सहायता देगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरुआत होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था, कह रहा था साथी जो एक्सरे होता है इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे जो एक्सरे होता है इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, जिन्हें वेलहम रोएंटजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो याद रखेंगे वेलहम जो रोएंटजन है, तो याद रखेंगे इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और साथ ही पूछ ले कब की थी, तो ये तारीख थी 1895, 1895
1895 एक्सरे की खोज होती है, रोंटगन के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बात करें इन्होंने किस प्रकार से की, तो याद रखेंगे इस दौरान इन्होंने कैथोड जो रेडिएशन होता है, एक आपका कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जो कैथोड रेडिएशन होता है इसका प्रयोग करके क्या किया था, आपके एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे क्या होता है साथी, तो आपने देखा होगा जब आपका हाथ या पैर टूट जाता है या आपको तीव्र खांसी होती है या टीबी की बीमारी होती है, उसमें जब आपका एक्सरे किया जाता है, जब खांसी या बीमारी होगी तो उसमें फेफड़े का एक्सरे किया जाता है, जब टूट फट जाते हैं तो उसका भी एक्सरे किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वही एक्सरे होता है। इसके अलावा बात करें साथी एक्सरे का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। कह रहा है साथी एक्सरे के अध्ययन की बात कर लें तो इसका अध्ययन जो होता है वो रेडियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियोग्राफी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत भाग विद्यमान रहता है। कह रहा है जो मानव शरीर है, अपना शरीर, इसमें जल का कितना प्रतिशत भाग विद्यमान रहता है। तो बात करें मानव शरीर में आपके जो आपका 65% है, कितना, 65% पानी है, ये लगभग 65% पानी विद्यमान रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि 71%, तो याद रखेंगे 71% आपके पृथ्वी पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 71% पृथ्वी पर है, लेकिन मानव शरीर में आपके 65% विद्यमान रहता है। लेकिन बात करें ये हमारे शरीर के लिए क्या कारण करता है, तो याद रखेंगे एक आवश्यक घटक है, क्योंकि जो जब अपने शरीर का हीट होता है, अपने शरीर में जो तापमान होता है, इसको नियंत्रण करने में ये सहायक होता है। जो जल होता है ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रण में सहायक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब आप ठंडा पीते हैं तो गर्म निकालते हैं। ठीक है, इसी को जो तापमान होता है, ये तापमान को नियंत्रण करने में सहायक होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें जो आपकी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, इसके भोजन में जो पाचन वगैरह होता है, इसको करने में भी जो आपका जल है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला तो आपका तापमान नियंत्रण करेगा, उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, यानी कि भोजन का पाचन वगैरह, इसमें भी आपका जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो 65% पानी लगभग अपने पूरे शरीर में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, जो गिटार है, कह रहा था गिटार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। क्या कह रहा था साथी, तो याद रखेंगे गिटार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे, बात करें साथी गिटार की, तो इसका आविष्कार माना जाता है 800 एडी के समथिंग, यानी कि 800 ईस्वी के समथिंग इसका आविष्कार माना जाता है। लेकिन बात करें इसका जो आविष्कार किया था, यानी कि आविष्कार को अपने प्रिंटेड किया है, तो उनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस फ्लेमिंग जूनियर। क्या नाम है साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रॉबर्ट फ्रांसिस फ्लेमिंग जूनियर के द्वारा इसका आविष्कार किया जाता है। लेकिन ये इस तरह इस समय घटना नहीं है, ये बाद की घटना है, क्योंकि इन्होंने इसको क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। आविष्कार कोई भी करे, लेकिन उसको यदि आप पेटेंट करवा लेते तो आपके नाम से जाना जाएगा। इसी कारण जो ये आपके रॉबर्ट फ्रांसिस फ्लेमिंग थे, तो इन्होंने गिटार का आविष्कार किया, और इसका तो याद रखेंगे इन्हीं के नाम पर क्या हो गया, गिटार, माफी चाहेंगे, जो आपके रॉबर्ट फ्रांसिस फ्लेमिंग थे, इन्होंने गिटार का आविष्कार किया था। और ये एक अमेरिकी संगीत शिक्षक थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो रॉबर्ट फ्रांसिस फ्लेमिंग जूनियर थे, ये अमेरिकी शिक्षक थे, और इस दौरान जब इन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसको यूफोनिका नाम दिया था। क्या नाम दिया था, गिटार को इन्होंने यूफोनिका नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्या कह रहा है साथी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन साथी रिपीटेड है, इससे पहले भी क्वेश्चन ये डीआरडीओ पूछ चुका है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है साथी, ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष 8 मार्च को इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है साथी, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें महिला दिवस की, तो याद रखेंगे विश्व भर में जो महिलाएं होती हैं, इनमें जो विभिन्न क्षेत्रों में ये योगदान देती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आपकी देखो जो महिलाएं होती हैं आपकी आजकल एयरफोर्स में भी हैं, सेना में भी है, बहुत सारी महिलाएं हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा देख लीजिए या फिर आपका सर्विस सेक्टर कोई भी उसमें हो सकती हैं, और प्राइवेट सेक्टर उसमें भी आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, महिलाओं को जब ये इतना काम करती हैं तो इनको सम्मानित करने के लिए और उनकी प्रशंसा तथा इनके प्रेम को प्रकट करते हुए इनको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों की सहायता दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनकी जो महिलाएं होती हैं 8 मार्च को, इनकी मतलब कुल मिलाकर के जो महिलाएं होती हैं जो ये कार्य करती हैं, साहसी कार्य, इनके लिए क्या किया जाता है, तो 8 मार्च के लिए एक विशेष दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं। लेकिन बात करें साथी, ये पहली बार शुरू कब हुआ था, जो आपका महिला दिवस था, ये शुरुआत इसकी कब हुई, तो याद रखेंगे 1975 में।
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1975 में यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनओ के द्वारा इसको क्या दी गई, मान्यता दी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इससे पहले भी आपका महिला दिवस मनाया जाता था, 1911 के आसपास आपका मनाया जाता था, इससे पहले भी तब शुरू हुआ था। लेकिन जब बात करें यूएन के द्वारा कब मान्यता दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा साथी 1975। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपके आधिकारिक मान्यता मिली थी महिला दिवस को, तो ये आपका 1975 में दी गई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ये जिसमें ये आया ना हो। कह रहा है बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, तो याद रखेंगे जो अनुच्छेद 32 है साथी आपका, कौन सा, जो आपका अनुच्छेद 32 है, इसको बाबा साहब ने क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 32 में है क्या सर, तो याद रखेंगे इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है साथी, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या की गई है। बात करें इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। जो अनुच्छेद 32 होता है, इसके तहत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसके तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये अनुच्छेद 32 के तहत ही जारी करता है। और जो अनुच्छेद 32 है यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये लाइन भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किस लोक नृत्य को एक मार्शल आर्ट की संज्ञा दी गई है। कह रहा है किस लोक नृत्य को एक मार्शल आर्ट की संज्ञा दी गई है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे उसमें जो छऊ लोक नृत्य ऑप्शन था आपका, कौन सा, जो आपका छऊ लोक नृत्य ऑप्शन था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छऊ लोक नृत्य है इसकी बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मोस्टली ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा झारखंड के विभिन्न हिस्सों में इसको मनाया जाता है, यानी कि ये प्रचलित है। बात करें छऊ की तो साथ ही ये 3 प्रकार का होता है। छऊ भी 3 प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें पहले छऊ की तो इसको सरायकेला छऊ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सरायकेला छऊ के। और बात करें दूसरे छऊ की, इसको मयूरभंज छऊ, तथा तीसरा जो छऊ है उसको पुरुलिया छऊ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पुरुलिया छऊ। क्योंकि जो ये आपका पुरुलिया नामक स्थान है, इस स्थान पर छऊ डांस की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लोगों का मानना है, कई विद्वान मानते हैं जो छऊ डांस था इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, पुरुलिया उड़ीसा में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला ये 3 प्रकार के छऊ होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें छऊ लोक नृत्य की तो याद रखेंगे इस लोक नृत्य को हम एक मार्शल आर्ट के रूप में भी जानते हैं। साथी क्यों जानते हैं, क्योंकि जब ये नृत्य किया जाता है, ये जो डांस किया जाता है, इसमें त्रिशूल, भाला या फिर तलवार लेकर जो इसका डांसर होता है, ये नर्तक इसका त्रिशूल, भाला या डांसर जो आपका तलवार है इसको लेकर के डांस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। क्या कह रहा था साथी, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें साथी हीराकुंड बांध की तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर, सबसे पहले तो याद रखेंगे हीराकुंड कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें नदी कौन सी है साथी, तो याद रखेंगे महानदी है। कौन सी साथी, इसको याद रखेंगे। हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें उड़ीसा में कहाँ पर है, तो संबलपुर जिले में। कहाँ पर साथी, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। 3 पॉइंट, उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, और उड़ीसा के किस जिले में है, तो संबलपुर जिले में। ये क्वेश्चन जीडी ने पूछ लिया है आपसे, एसएससी जीडी पूछ चुका है कि जो हीराकुंड बांध है ये किस उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे संबलपुर जिले में। इसके अलावा बात करें इसके निर्माण की तो याद रखेंगे इसका निर्माण तो 1948 से शुरू हो चुका था। जो 1948 है इस समय इसका निर्माण शुरू हो चुका था, लेकिन वर्ष 1957 में पूर्ण रूप से बन गया था और क्या हो गया था, चालू हो गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1957 में पूर्ण रूप से बना था। काम तो आपका 1948 से शुरू हो जाता है, लेकिन चालू कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, 1957 में हुआ। और याद रखेंगे ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखेंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो साथी 25.79 किलोमीटर, कितनी, 25.79 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, SSLV D2, क्या कह रहा है, SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कहाँ पर हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें SSLV की तो याद रखेंगे स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या नाम है, स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो प्रक्षेपण है, इसका जो पहला प्रक्षेपण हुआ था, यानी कि SSLV 1 का प्रक्षेपण हुआ था, तो ये उस समय क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसमें क्या हुआ था, तो याद रखेंगे उसमें 2 सैटेलाइट, आज़ादी सेट
और आपका एक EOS 03 या 02 करके छोटा नैनो सैटेलाइट था, EOS 02, ये दोनों जब प्रक्षेपण हुए थे तो यहाँ से तो प्रक्षेपण सही हो गया था, लेकिन उनका संपर्क टूट गया था। यानी कि जो SSLV L1 D1 था, तो इसका प्रक्षेपण जो हुआ था वो असफल रहा था। लेकिन जो सफल प्रक्षेपण हुआ था अभी वर्तमान में, अभी हाल ही में 2023 में DRDO ने किया है इसका, तो याद सॉरी जो आपका इसरो है इसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा नहीं, माफी चाहेंगे, इसको इसरो ने सफल परीक्षण किया है। तो याद रखेंगे SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है ये पूछा था, तो इसको याद रखेंगे। ये साथी आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया है। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, यहाँ से इसका क्या हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें इसमें क्या क्या गया है साथी, तो याद रखेंगे इसमें तो EOS 07 क्या, ये 3 छोटे सैटेलाइट है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथी जो ये आपका SSLV है, इसका नाम ही है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, स्मॉल नहीं होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसमें 3 छोटे सैटेलाइट थे, जिनमें आपका EOS 07 और जेनस 1 और तथा आज़ादी सेट 2। देखो हमने डिस्कस किया था जो आज़ादी सेट 1 था, आज़ादी सेट जो 1 था वो SSLV 1 के साथ गया था, लेकिन वो असफल रहा था। इसी के साथ दोबारा से इसरो ने क्या किया है, तो आज़ादी सेट 2, जेनस और EOS 07, ये आपके 3 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इनको सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित भी कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। बात करें इन 3 छोटे उपग्रहों की, तो याद रखेंगे सबसे छोटे लॉन्चिंग व्हीकल SSLV D2 के द्वारा लॉन्च किए गए। ये भी हमने डिस्कस किया क्योंकि इसका काम ही छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना है। इससे क्या हुआ साथी, इससे फायदा क्या हुआ, तो याद रखेंगे जब हम PSLV था या हमारा GSLV MK3 था, इनके द्वारा जब हम छोटे भी सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो बड़ा सा ईंधन खर्च करना पड़ता था, बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ते थे। इसलिए जो SSLV D2 या SSLV है आपका, तो याद रखेंगे ये आपका छोटे सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकता है और इसमें खर्चा भी कम आता है, इसीलिए इसको इसरो ने बनाया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारतीय संविधान के भाग 4, क्या कह रहा था साथी, तो याद रखेंगे जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, ये हमें इसमें कितने मौलिक अधिकार स्थित है। कह रहा है जो भारतीय संविधान का भाग 4 है साथी, इसमें कितने मौलिक अधिकार स्थित हैं। बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 की, तो सभी साथी याद रखेंगे इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने, माफी चाहेंगे मैंने अधिकार शायद बोल दिया है, तो जो आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, भाग 4 के काम में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पर के भाग 4A में स्प्रिंट हो गया है, इसको याद रखेंगे। भाग 4 में क्या है, तो सभी को पता होगा, भाग 4 में तो आपके DPSP है, लेकिन भाग 4A यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो याद रखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य साथी, कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। बात करें साथी ये जोड़े कब गए थे, जो भाग 4A था यानी कि भाग 4 का था, ये जोड़ा कब गया, तो याद रखेंगे साथी एक 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके द्वारा एक सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाई जाती है। कौन सी समिति, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह नामक एक समिति बनाई जाती है। इस समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने साथी, याद रखेंगे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसमें समिति कौन सी होती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। लेकिन सर हमने यहाँ पर तो 11 पढ़ा, तो जो 11वां था साथी आपका, जो 11वां था ये आपका इसके बाद 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2002 में। कब होता है साथी, तो याद रखेंगे वर्ष 2002 में ये संशोधन होता है। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता था, जो आपका शिक्षा से संबंधित था। ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित था। और साथ ही इसी को हमने क्या बनाया, आर्टिकल 21A में, किसमें, तो याद रखेंगे आर्टिकल 21 के ए में इसको क्या बनाया हमने, ये आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार भी बनाया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जो आपका 86वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत जो मौलिक अधिकार था शिक्षा का, इसमें 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कितने वर्ष के, तो याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। कौन करेगा, तो भारत सरकार। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, कह रहा था भारत में, क्या कह रहा था साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था करंट अफेयर की दृष्टि से। कह रहा भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गजब का फैसला सुनाया है। याद रखेंगे जो भारत का निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथी, इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका पहले सिफारिश इसके नाम की कौन करता था, तो याद रखेंगे पहले इसके नाम की सिफारिश आपका प्रधानमंत्री करता था। कौन साथी, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो करता था वो जिसे चाहता था उसे ही आपका क्या बना देता था, निर्वाचन आयुक्त बना देता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि जब जो अब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी,
देखो एक निर्वाचन जो आयुक्त होता है इसमें 1+2 पर कार्य करता है। कितने पर? 1+2 पर, यानी कि टोटल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त। तो याद रखेंगे इनकी जो नियुक्ति होती है ये पहले आपका प्रधानमंत्री करवाता था राष्ट्रपति जी से, यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी नाम की सिफारिश कर दे तो वो इसकी क्या हो जाती थी? नियुक्ति हो जाती थी। सॉरी। लेकिन बात करें अब की, तो याद रखेंगे अब कोई भी निर्वाचन आयुक्त तो बनेगा तो इसकी नाम की सिफारिश करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, भविष्य का सवाल भी है और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। तो याद रखेंगे जो इसमें अब की बार क्या होगा, तो याद रखेंगे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश होगी नाम की, तो इसमें 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लेकिन बात करें सर इस 3 सदस्यों में होगा कौन कौन, तो याद रखेंगे पहले तो आपका जो प्रधानमंत्री होता था वो भी होगा, प्रधानमंत्री तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा विपक्षी दल का नेता, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो जो विपक्ष था वो कहता था कि आप क्या करते हैं अपने मन से आप जो आपका निर्वाचन होता है उसकी नियुक्ति कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आप चुनाव जीत लेते हैं मशीनों में गड़बड़ करके। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, कह रहा था भारत का प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद विपक्ष दल का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो तीनों इसमें शामिल होंगे ये 3 सदस्यीय समिति में। इसके तहत क्या होगा, तो याद रखेंगे इसके तहत ना तो विपक्ष कह पाएगा कि चुनाव आपका सही नहीं हुआ, इसके तहत निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन 3 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्षी दल का नेता। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के लिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथ ही अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुर्की के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था। जो तुर्की में और सीरिया के क्षेत्र में भूकंप आया था, तो याद रखेंगे इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो याद रखेंगे इसी में भारत ने सबसे पहले मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। तो याद रखेंगे जो तुर्की और सीरिया के भूकंप में इसमें लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे साथी, कह रहा है ऑपरेशन दोस्त नामक पहल की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसमें जब कई लोग मारे गए थे, कोई देश आगे नहीं आ रहा था, तो मदद के लिए भारत देश सामने आया और भारत ने ऑपरेशन दोस्त क्या किया, शुरू किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें इस दौरान भारत में कौन सी टीम ने हिस्सा लिया, तो याद रखेंगे एनडीआरएफ की टीम ने। किसने? एनडीआरएफ की टीम ने इसमें हिस्सा लिया ऑपरेशन दोस्त में, और तुर्की और सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता की। इसके अलावा बात करें इससे पहले, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो ऑपरेशन दोस्त की बात थी, लेकिन जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, इसमें भारत में जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था। क्या चलाया था? भारत ने ऑपरेशन चलाया था जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप में लोगों की मदद के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रख लेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या याद रखेंगे साथी? ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में याद रखेंगे। ये आपका अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो उस समय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जो भारतीय वहां पर फंसे थे उनके लिए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट को क्या कहकर संबोधित किया था। कह रहा है जो रोलैक्ट एक्ट आया था साथी, सबसे पहले क्वेश्चन बनना चाहिए सर ये आया कब था, तो याद रखेंगे रोलैक्ट एक्ट जो आया था ये 1919 में आया था। कब आया था साथी? ये 1919 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रोलैक्ट आया था ये 1919 में आया था। बात करें रोलैक्ट एक्ट की, तो याद रखेंगे गांधी जी ने इसको क्या कहा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको आप लोग याद रख लेंगे। गांधी जी ने इसे क्या कहा था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। क्योंकि जब ये रोलैक्ट एक्ट इसी तरह से रोलैक्ट ने डिज़ाइन किया था, किसने? सबसे पहले तो याद रखेंगे इसे डिज़ाइन किसने किया था, तो इसको डिज़ाइन करने वाला सिडनी रोलैक्ट नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था, यदि कोई भी व्यक्ति शक के दायरे में आता है तो अंग्रेज सरकार उसको उठा करके जेल में डाल देगी। ना आप वकील कर सकते हैं, ना आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सत्याग्रह सभा की गठन किया था रोलैक्ट एक्ट के विरोध में। ये क्वेश्चन छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखेंगे जो सत्याग्रह सभा की गठन हुआ था ये गांधी जी ने 1919 में किया था रोलैक्ट एक्ट के विरोध में।
और हड़ताल का भी आह्वान किया था। किसका? तो याद रखेंगे हड़ताल करने का भी आह्वान किया था कि हम हड़ताल कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद जो अली जिन्ना थे, ये भी अंग्रेजों से बहुत नफरत करते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको क्या कहा था? तो जिन्ना के बारे में याद रखेंगे, जिन्ना ने इसको कहा था काला कानून। क्या कहा था? ब्लैक एक्ट। ठीक है, काला कानून इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कानून, ठीक है, काला कानून, ये आगे पीछे हो गया, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, काला कानून इसको कहा था, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने काला कानून कहा और गांधी जी ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आया कब था? तो 1919 में, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, किसी विधेयक को कानून बनने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होता है? साथी कोई विधेयक है वो आपका यदि आता है तो जब उसको कानून बनाया जाएगा तो याद रखेंगे ये किस प्रक्रिया से गुजरेगा। बात करें यदि कोई विधेयक आता है तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? तो याद रखेंगे लोकसभा में। कहाँ पर साथी? सबसे पहले वह लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में पारित होगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा में पारित होगा। इसके पश्चात कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको देख लेंगे, ये लोकसभा में या राज्यसभा में, ये यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। एक मिनट साथी, देखो साथी, आप याद रखेंगे कोई विधेयक है, इसमें कोई विधेयक है जो आपका लोकसभा या राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन जो आपका धन विधेयक होता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो धन विधेयक होता है, ये कल हमने डिस्कस किया था, जो धन विधेयक होता है ये केवल राज्यसभा में ये केवल सबसे पहले लोकसभा में आता है। कहाँ पर? जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में आता है सबसे पहले, लेकिन यदि धन विधेयक के अलावा कोई विधेयक है तो आप उसको लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाएगा, इसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। इसमें क्या करता है? जांच करता है कि ये कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है या फिर किसी प्रकार से भविष्य के लिए दिक्कत तो नहीं करेगा। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच करने के बाद ये महामहिम के पास जाएगा। किसके पास? तो याद रखेंगे महामहिम यानी कि राष्ट्रपति जी के पास। जब राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। एक बार पुनः देखते हैं, जब विधेयक कोई होता है ये सबसे पहले कहाँ पर आता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, जब इन दोनों से पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है? इस पर हस्ताक्षर करके कानून बना देता है। लेकिन आप याद रखेंगे जो धन विधेयक होता है, ये जो धन विधेयक होता है साथी, ये आपका कहाँ पर आता है? ये केवल आपका लोकसभा में आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आज का एनालिसिस और मेरा प्रयास पसंद आया है तो दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। आप सभी को, आप दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं कहाँ पर? तो याद रखेंगे हम 500 पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आप 500 पहुंचा देंगे, उस दिन आपके लिए एक तड़कती भड़कती खबर, ताज़ा खबर लाएंगे, जिससे आप सभी को क्लास का बहुत फ़ायदा आएगा और क्लास में और भी मज़ा आएगा। तो फिलहाल क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस क्लास पसंद आई होगी। देखते रहिए GS सब बाई DS सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।